साथियों, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट एग्जाम 2025 के लिए गणित पेपर फर्स्ट से संबंधित प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 31 जनवरी 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न हमारे पास में इस प्रकार से दिया हुआ है। ये कहता है द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? इन 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन 31 जनवरी 2021 में पूछा गया था मैथ्स पेपर 1 में। तो सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सोल्व करेंगे भाई? हमने मान लिया, क्या मान लेते हैं? मान लिया प्रथम 5 क्रमागत संख्याएं जो हैं, प्रथम जो 5 क्रमागत संख्याएं हैं क्या क्या हो गई? लेट कर ली हमने, x हो गई, x प्लस क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। x प्लस क्या हो गई? 2 हो गई, ठीक है। x प्लस क्या हो गई? 3 हो गई, और x प्लस क्या हो गई? 4 हो गई। कितनी? 1 2 3 4 5। ये प्रथम 5 क्रमागत संख्याएं हमने लेट कर ली। इनका योग जो दे रखा है वो 20 दिया हुआ है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि x प्लस 1 x प्लस 2 में क्या कर दें? x प्लस 3 को जोड़ दें और x प्लस 4 को भी जोड़ दें, तो इसका वैल्यू 20 आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। x कितनी बार आया हुआ? 5 बार आया हुआ। 5x हो गया प्लस, ठीक है। उसके बाद में क्या कर दिया आपने? कितना? 2 और 1 3 हो गया, 3 6 और 4 कितना हो गया हमारे पास में? 10 हो जाता है। इजिकल टू क्या हो जाता है? 20 हो जाता है। यानी 5x इजिकल टू 20 में से आप 10 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 5x इजिकल टू 10 मिल गया। हमने क्या निकालनी? x की वैल्यू निकालनी, तो 10 बाई कितना हो गया? 5 हो जाता है। 5 टू जगह 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू 2 निकल के। अभी क्या आता है? प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? प्रथम 3 जो क्रमागत संख्याएं हैं, प्रथम 3 क्रमागत जो संख्याएं हैं वो कौन कौन होंगी? x होगी, x प्लस 1 होगी, x प्लस 2 होगी, जो क्या बनेंगी? देखिए x की वैल्यू 2 रख दी, 2 बन गई, 2 में एक जोड़ा 3 बन गई, ठीक है। और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 बन गई। हमें क्या चाहिए? इनका योग चाहिए। किसका योग चाहिए? 2 प्लस 3 प्लस 4 का योग चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया। इनका हमें क्या बताना? योग बताना, ठीक है। जोड़ देंगे तो 2 और 3 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो जाता है। 9 हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। और ये चला जाता है डी पार्ट के साथ में, डी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रम से क्या होगी? देखो, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी की बात करता है, ठीक है। अमंग्स्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। दो हमें क्या दिखा हुआ? हमारे पास जो फ्रैक्शन दिखा रखे हैं वो क्या है? 5/6 है, और क्या है? 3/4 है, एक 1/2 है, 2/3 है, और 3/5 है। ये दिखा रखे हैं। हम क्या करते हैं? 6 4 2 3 और 5, इसका क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ले लीजिएगा एलसीएम, 60 आ जाएगा। यानी 5/6 को अगर हम यहाँ 60 बनाए डिनोमीटर में, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो कितना बन जाएगा? 50/60 बन जाएगा। क्लियर? ऐसे ही 3/4 को अगर हमें नीचे क्या बनाना पड़े? 60 बनाना पड़े, तो ऊपर नीचे हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। ये क्या बन गया? 45/60 बन गया। ऐसे ही हम क्या करते हैं? इधर कर लेते हैं 1/2 को अगर हमें क्या बनाना पड़े? 60 बनाना पड़े, तो हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा? 30/60 बन जाएगा। ऐसे ही
3 को अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 40/60 बन जाएगा। ऐसे ही 3/5 को करना पड़े तो कितना होता है, हमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 36, 36 अपॉन कितना हो गया, 12 × 60 हो गया। सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है। अब यहाँ क्या देखा हमने, देखो हमारे पास जो फ्रैक्शन मिले हैं वो क्या बनेंगे, एक तो 50/60 बिना है, एक बना है 45/60, एक बना है 30/60, ये जो बने हैं फिलहाल अभी, एक बना है 40/60 60 बना है, एक बना है 36/60। ये फ्रैक्शन हमारे बन जाते हैं। अगर इनका बढ़ता क्रम लिखें, यानी कि इनका जो, अगर हम बढ़ते क्रम की बात करें, बढ़ते क्रम में अगर इसको लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिएगा, देखो 50/60 सबसे पहले आएगा, बड़ा है क्योंकि, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 45/60 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, 40/60 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, 36/60 60 आएगा, और उसके बाद में 30/60, ये हमारे बढ़ते क्रम आएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात पूछी गई थी, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी हो गई ये, और दूसरी सबसे बड़ी कौन हो गई, 45/60 हो गई। तो ये किससे बना है, ये जो भिन्न बनी है, जो भिन्न हमारे पास हो जाएंगी, सबसे बड़ी जो भिन्न हमारे पास होंगी वो कौन है, ये किससे बनी है, 5/6 से बनी है, और किससे बनी है, दूसरे वाली ये किससे बनी है, 45/60 है वो 3/4 से बनी है। ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। और ये चला गया सी पार्ट के साथ में, 5/6 और 3/4 जो है वो क्या होंगी, पहली और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएंगी। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है इन हाउ मेनी वे 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो दैट द रिजल्टिंग एरिया ऑफ इज कितना, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामी जो क्षेत्रफल है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हो। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारा जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आना चाहिए, तो 48 का मतलब इसको क्या कर सकते हैं भाई, 48 मल्टीप्लाई बाई 1 कर दें तो भी 48 ही आएगा, 24 × 2 कर दें तो भी 48 ही आएगा, 16 × 3 कर दें तो भी 48 ही आएगा, 12 × 4 कर दें तो भी 48 ही आएगा, और 8 × 6 कर दें तो भी कितना हो गया, 48 ही आएगा। तो कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, क्या तरीके हो गए, 5 तरीके से, यानी 5 प्रकार से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं जिनका क्षेत्रफल 48 ही आएगा। आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्कूल असेंबली की बात हो रही है। इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर स्टैंडिंग, ठीक है, इन ए लाइन, रूही इज 19th फ्रॉम बोथ साइड, बोथ एंड्स, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। देखिएगा, शुरुआत में 18 छात्र होंगे, अंत में भी 18 छात्र होंगे, रूही है बीच में। कुछ इस प्रकार से हम समझा देते हैं। देखिए, जैसे कि हम ये नंबर लाइन यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ हमने रूही को खड़ा कर दिया और इस प्रकार से हमने एक नंबर लाइन बना ली, ठीक है भाई। 18 छात्र 118, इतने छात्र यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, ठीक है, और 18 छात्र यहाँ से लेके यहाँ तक रहे हैं, और रूही को यहाँ पर यानी 19वां जो स्थान रूही को मिला हुआ है, ये रूही को स्थान मिला है, यानी ये हमारे पास में 19वां स्थान रूही को मिला है। तो रूही यहाँ पर एक पर्सन के रूप में यहाँ पर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है, कितना हो रहा, छात्रों की कुल संख्या हमसे पूछ रहा है। क्या कर देंगे, ये 18 पहले हो गए और 18 कितने हो गए हैं, 18 हो गए बाद में हो गए,
इसमें एक रूही को जोड़ दो, कितना हो गया 37, 37 आंसर बन गया आपका। बड़ा इजी क्वेश्चन था, 37 आपका आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ये कहता है ए नंबर इज अ लार्जर देन हाफ ऑफ 100, इट इज मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 8 टेंस, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, द टेंस डिजिट इज द डबल ऑफ द वंस डिजिट, तो व्हाट इज द नंबर। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, 100 के आधे से अधिक है, 100 का आधा 50, 50 से अधिक है, ठीक है। अच्छा, यह 6 दाई से अधिक और 8 दाई से कम है, 6 दाई से अधिक है और 8 दाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। ये बात मेन सबसे पहले है, ये पकड़ लो, इसका दाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है। दाई का अंक देखो, दाई का अंक इकाई के अंक का दुगुना है, यहाँ भी नहीं है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, सिर्फ कहाँ पर है, यहाँ पर है। किस में? 63 में ऐसा है, 63 में ऐसा है कि जो दाई का अंक है, ये इकाई का अंक क्या है, 3 गुना 2 कर दें तो 6 बन जाएगा, हो गया। यानी ये क्या हो गया, इसका दुगना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 63 नंबर हमारे पास बन गया, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है, 50 आधे से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, 6 दाई से अधिक और 8 दाई से कम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर बन गया 63। क्लियर हो साथियों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को, बहनों भाइयों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टारर क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। और ये आप अपने ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 क्या कहता है, ये कहता है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना ऑन 30 मई, 30 मई को 2020 को एट 23:40, यानी कि 23 घंटा 40 मिनट पर वो क्या जो है एट रीच द मुंबई ऑन 1 जून 2028 5:15 आवर्स। व्हाट इज़ द टोटल टाइम जो है वो ट्रैवल टाइम ऑफ द ट्रेन कितना है। पटना रेलगाड़ी जो पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा कुल समय कितना होगा। देखो, जैसे बात करते हैं कि भाई मई की बात कर रहे हैं, वो 30 मई को समय बता रहा है कितना, 23 घंटा 40 मिनट या इतने आवर्स लिखते हैं हमने। ये 30 मई की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 जून की बात हो रही है, 1 जून की बात हो रही है, ठीक है। 1 जून को क्या हो रहा है, उस समय क्या बता रहा है, 5:15 5:15 आवर्स बता रहा है। बीच में 31 मई आता है, क्या आता है, 31 मई, जिसके पूरे के पूरे 24 घंटे हमारे पास होंगे। 20 मिनट अगर इसमें जोड़ दें, 20 मिनट इसमें जोड़ दें, ठीक है, तो कहाँ चले गए हम, अगले, यानी कि इट मीन्स 31 मई में पहुंच जाएंगे। तो हमें जो समय लगेगा, कुल समय, रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय की बात कर रहे हैं, जो कुल समय लगेगा वो क्या हो जाएगा भाई, जो हमने 20 मिनट जोड़े हैं, यानी कि जो हमारा 31 मई वाला समय है उसमें क्या कर देंगे, जो हमारा 31 वाली मई वाला समय है उसमें हम क्या कर देंगे, 20 मिनट और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। भाई 24 घंटे तो ये हो गए, 24 घंटे तो ये हो गई, प्लस इसमें हमने 20 मिनट्स और जोड़ दिया, ठीक है। प्लस यहाँ क्या है, 5 घंटा 15 मिनट, ये ऐसे दिखा रहा है, 5 घंटा 15 मिनट ये वैसे दिखा रहा है, क्योंकि वो 5:15 पर पहुंची है। तो टोटल कितना हो गया, देखो 24 तो घंटे ही हो गए, 5 ये हो गए, 29 हमारे पास घंटे तो ये बन गए, 29 आवर्स तो ये बन गया, ठीक है। और मिनट कितना हो गया, 20-15 35 मिनट ये बन गया, ठीक है। तो समय कितना बन गया, 29 आवर्स 35 मिनट, ये आपका आंसर बन गया। और ये आंसर से आपका चला जाता है, किसका चला जाता है, 29 आवर्स और 35 मिनट जो डी पार्ट के साथ आपका आंसर चला जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था 31 जनवरी 2021 की बात कर रहे हैं पेपर की, और ये हम मैथ्स पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ कितना 8008 8088 8808 टू बोथ 17863, यानी 17863 पाने के लिए 8008 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा, योग में से क्या घटाना होगा, मतलब सम की बात कर रहा है। यानी कि 8008 में अगर हमने जोड़ा कितना 8088, फिर हमने क्या जोड़ा, इट मीन्स 8808 में से क्या घटाएं कि आंसर हमारा कितना हो जाए 17863 आ जाए। ठीक है, अभी हमारे पास क्या दिया है 8008 दिया हुआ, ठीक है, 8088 दिया हुआ, ठीक है, हमारे पास 88 और कितना 8808 है, ये वाला ना 8 है एक्चुअल में, ये वाला 8 है, 008 है, ये इसे सही कर लेंगे, एक्चुअल में एक्स नहीं है ये एक्चुअल में 8 है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा 08 कर दिया हमने। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 24 बन गया जी, ठीक है, 2 आ गया 10 बन गया जी, ठीक है, उसके बाद क्या बन गया 9 बन गया जी, ठीक है, 8 दिए 24 बन गया जी, आंसर बन गया 24904, यानी कि 24904 जो है इसमें से अगर आप x घटाते हैं तो 17863 प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, x को उधर ले जाइए, x को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा 24904 में से क्या करना 17863 क्या करना माइनस करना, यानी 24904 में से अगर आपको 17863 माइनस करना होगा तो क्या बनेगा यहाँ से आंसर, ये तो बन गया 1, ठीक है, यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 4, ठीक है, और ये कितना बन गया, ये 0 हो गया, और ये कितना आ गया 7, 7041, x का आंसर आ गया 7041। क्लियर हुआ, ये क्या बन गया आंसर बन जाता है। क्वेश्चन 31 जनवरी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, CTET के मैथ्स पेपर 1 में आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में 7041। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। हाँ, 8वां क्वेश्चन हमारे पास में क्या कहता है, ये कहता है हमारे पास में कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों से में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग यानी कि मग के द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या होगी। देखो 16 लीटर की बाल्टी है हमारे पास में, तो अगर हम यहाँ पर बाल्टी की धारिता की बात कर लें, जो हमारी बाल्टी की धारिता दिखा रखी है वो कितनी है 16 लीटर की हमारी बाल्टी है। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए इसकी जो धारिता हो गई वो 16,000 मिलीलीटर हो गई। क्लियर, हमें क्योंकि 50 यानी पानी को संपूर्णतः पानी को 50 बार में पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में अगर स्थानांतरित करेंगे तो हमारे पास जो मग की धारिता बनेगी, यानी मग की अगर धारिता निकालना चाहेंगे, मग की धारिता निकालना चाहेंगे, ठीक है, इट मीन्स कैपेसिटी बोलते हैं धारिता को, कैपेसिटी निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 16000 मिला है इसको आप क्या कर देंगे 50 से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसका 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 2 10, 5 0 ये 15, ठीक है, 320 आ गया, 320 मिलीलीटर। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा आंसर बन गया। मग की धारिता कितनी हो गई 320 मिलीलीटर हो जाती है, 320 ml हमारा पास मग की धारिता आ जाती है। क्लियर, कैपेसिटी ऑफ मग क्या 320 मिलीलीटर हो जाएगा। क्लियर हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है एक टैक्सी को का जो मीटर है वो पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है प्रति किलोमीटर में। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए ₹258 किराया दिया। घर से उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बताइए क्या होगी। देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। देखो पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा दिया,
यानी कि जो पहले 2 किलोमीटर हैं, पहले जो 2 किलोमीटर हैं उसका जो भाड़ा है वो कितना है, वो है ₹50। ठीक है, तो बचा कितना भाई, 258 हमने पैसा दिया, उसमें से 50 रुपये हमने पहले 2 किलोमीटर का दे दिया, तो 208 रुपया बच गया हमारे पास। 208 रुपीज़ हमारे पास में क्या है, इतना बच जाता। क्लियर हुआ। अब ये 208 रुपये क्या है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो शेष यात्रा है, शेष जो यात्रा तय की गई है, ठीक है, उसकी अगर हम दूरी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये जो 208 रुपया है ये 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से हम देखें तो कितने किलोमीटर बनेंगे, 16 से 16 बन जा, 16 बन जा, 16 3 जा, तो ये बन गया 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर वो 208 रुपये जो 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से हमने पे किया। तो हमें यहाँ से क्या है कि मंजू के घर से रेलवे स्टेशन की कुल दूरी कितनी हो जाएगी। अगर हम कुल दूरी की बात कर रहे हैं तो पहले 2 किलोमीटर तो हम चल गए, 13 यहाँ से चल गए, तो टोटल कितने किलोमीटर हो गए, टोटल हो गए 15 किलोमीटर। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन 15 किलोमीटर आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, ए इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये कहता है एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। ठीक है, 100वें स्थान का अंक जो है वो 10,000वें स्थान का 3/4 है। ठीक है, 10वें स्थान का जो अंक होगा, 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी का वर्ग होना चाहिए, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यदि इकाई का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या बताइए। अब यहाँ बात आती है हमारे पास में कि भाई ये कह रहा है कि इकाई का अंक सबसे बड़ी विषम संख्या है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो गायब हो गए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है, 9 है। यानी फिर आपको ए और सी पार्ट में इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें आप ए पार्ट जो दिखा रखा है 83419, और जो सी पार्ट दिखा रखा है 87649, इसमें कंपटीशन आ गया। इन दोनों में देखना। अब ये पॉइंट आती है, पहली बात की बात करेंगे, 5 अंकों वाली एक संख्या में 100वें स्थान का अंक, 100वां कौन सा है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि ये हमारा 100वां स्थान है, ये हमारा, ठीक है, क्या हुआ, इट मीन्स, हाँ, तो ये हमारा 100वां स्थान हो गया। और उसके बाद में 10,000वें स्थान की बात करता है तो वो हमारा ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यानी ये जो 4 है ये क्या बराबर है, ये कितना है, कितना है हमारा 3/4 है। किसका, 10,000वें का 3/4 कर दीजिए 8 का, ये हमारे पास में कितना आ रहा है, 3/4 की बात कर रहा है ना। हाँ, तो 3/4 करेंगे, 4 दूना 4 बराबर 6, ऐसा तो नहीं होता, ये तो आया ही नहीं भाई, पहला पार्ट गलत हो गया, नहीं आएगा। सी को देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को देखेंगे कि 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक, 100वां स्थान कौन है, 6, ठीक है, और 10,000वां कौन है, 8, यानी 6 बराबर है 8 का 3/4, 4 दूना 8 और 2 तिया 6 बराबर 6। यस, यही वो संख्या है, यही वो संख्या है जिसकी ये बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर चला जाता है सी पार्ट के साथ में, सी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल फॉर द टीचिंग चिल्ड्रन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस, यानी बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से
क्या अत्यंत उपयुक्त होगा? भाई नंबर चार्ट यानी संख्या चार्ट हो, या क्विजनेयर छड़ हो, या एबेकस को गिनतारा हो, या जियो बोर्ड उसको दिया जाए। देखिए मैं को आपको इसमें क्लियरली, वैसे आंसर तो इसका बी पार्ट हो गया कि भाई क्विजनेयर छड़ की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को भिन्न की बात बताई जा रही है। ठीक है, तो क्विजनेयर छड़ों का उपयोग गणित शिक्षण में विभिन्न आधारभूत गणितीय संकल्पनाओं, जैसे भिन्न की बात हो रही है, अनुपात हो गया, समानुपात हो गया, जोड़ घटा हो गया, गुना भाग, पैटर्न, बीज गणितीय चिंतन इत्यादि को पढ़ाने में के लिए किया जाता है। अगर हम अबेकस की बात करें, गिनतारा की बात करें, तो गिनतारा एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। इसके उपयोग से जोड़, घटाव, गुना, भाग, भिन्न, वर्गमूल तथा विशेषकर स्थानीय मान की अवधारणाओं को समझा जाता है। जियो बोर्ड की बात करें, जियो बोर्ड एक वर्ग बोर्ड होता है, इसमें जिसमें जो कीलें गड़ी होती हैं, इसमें रबर बैंड के उपयोग से शुरुआती ज्यामितीय माप और संख्यात्मक अवधारणाओं को समझाया जाता है। तो आंसर क्या बन गया? आंसर बन गया हमारे पास में क्विजनेयर छड़। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ द मैथमेटिक्स एज प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? प्रिपेयरिंग ऑफ हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना है, या प्रमोटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना है, या मेकिंग द मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन लाइफ, लाइफ की बात कर रहा है। ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, यानी कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डेवलपिंग रिगेर ऑफ कैलकुलेशन, यानी परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना चाहिए। आंसर तो हमारा क्या हो जाता है? सी पार्ट हमारा एक आंसर बन जाता है। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं एवं गणितीय चिंतन के बीच संबंधों को समझने लायक बन सके। इसलिए शिक्षक को गणित पढ़ाते वक्त बच्चों के आसपास के वातावरण से जुड़ी वस्तुओं का ही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो ठीक है, ये क्या है ना, चिल्ड्रन लाइफ जो एक्सपीरियंस होते हैं, यानी बच्चों को के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। तो ये हमारा सी पार्ट जो है वो राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये कहता था सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज ए होल नंबर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज रेफर्ड टू एज, यानी कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, जैसे कि हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य गुण कहें, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण गुण कहें, या क्लॉजर प्रॉपर्टी यानी कि संवर्ग गुण कहें, या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि कर्म विनिमय गुण कहें। तो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होगा कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a और b के लिए राशि, जैसे a प्लस बी, b क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी, अर्थात दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। यह गुण संवर्ग के रूप में जाना जाता है। यानी दो संख्याएं, जैसे हम 4 और 5 लें, इनका अगर योग 9 है तो 9 क्या है? ये जो एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार सभी दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होता है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 14 की बात कर रहे हैं। रोहित जो है रियलाइज दैट कि स्क्वायर इज बोथ ए रोम्बस एंड ए रेक्टेंगल। ही इज एज व्हाट स्टेज ऑफ वैन हेल्स विजुअल थिंकिंग। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। यह वैन हेल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? यानी कि लेवल 2 यानी रिलेशनशिप, यानी स्तर नंबर 2 ये संबंध बोलते हैं। या लेवल 3 डिडक्शन की बात कर रहे हैं, यानी स्तर 3 होता है जिसको निगमन कहा जाता है। या लेवल 0 की बात करें, रिकॉग्निशन की बात है, पहचानना की बात होती है, जहाँ स्तर 0 होता है। या लेवल 1 यानी कि एनालिसिस करते हैं, यानी कि विश्लेषण पर आधारित है। देखिएगा ये लेवल ए पर आधारित है, यानी कि लेवल आपका 2 पर आधारित है, यानी कि पार्ट इसका ए सही है। स्तर 2 पर आधारित है, ये संबंध के बात
की बात करता है। वैन हिल ने मानस चिंतन में 5 चरण बताए हैं, जिन्होंने अपने पूरे चरणों में स्पष्ट किया है कि शिक्षार्थी आकार के प्रकारों के बीच संबंधों को पहचानते हैं। जैसे बच्चे पहचानते हैं कि सभी वर्ग आयताकार हैं, लेकिन सभी आयताकार वर्ग नहीं हैं, और वे समझते हैं कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही हैं। ठीक है, तो ये किसमें संबंध आता है? ये हमारा स्तर 2 यानी कि जो रिलेशनशिप का हमारे पास रिलेशनशिप यानी संबंध से संबंधित हमारे पास वैन हेल के जो हमारा सेकंड लेवल होता है उससे संबंधित होगा। क्लियर? चलिए नंबर 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि अस्मिता रीच स्कूल फॉर ए मीटिंग 15 मिनट बिफोर एट 8:30 AM. She reached half an hour earlier than her cottage, who is 40 minutes late of the meeting. तो what is the scheduled time of the meeting? अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची और अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? ठीक है, अच्छा देखिएगा, जो अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचती है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पहुंचने का समय रहा है वो कितना रहा है भाई? हमारे पास कितना था? 8:30 AM था। ठीक है, उससे क्या 15 मिनट पहले पहुंच जाती है तो कितना समय बन गया भाई? 8:15 बन गया, 8:15 AM बन गया, 15 मिनट पहले पहुंच गया तो 8:15 बन गया। ठीक है, सहकर्मी का गोष्ठी में पहुंचने का समय क्या है भाई? एक्चुअल में सहकर्मी की बात करें, अगर सहकर्मी की बात कर रहे हैं हम, तो वो 8:30 का समय था। ठीक है, सहकर्मी की बात कर रहे हैं। अब वो सहकर्मी से बात करें तो वो हमारे पास पॉइंट क्या बनता है? पॉइंट ये बनता है कि अगर अस्मिता से देखें तो पॉइंट क्या बनता है कि 8:15 प्लस इसमें क्या कर दें हम 30 मिनट जोड़ दें तो क्या बन गया? 8:45 बन गया, 8:45 मिनट बन गया। ठीक है, यानी सहकर्मी का गोष्ठी में पहुंचने का समय है 8:45। ठीक है, AM का 8:45 AM का समय है सहकर्मी का पहुंच। ऐसा इसने कहा कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची, मतलब 8:15 पहुंची। ठीक है, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा, यानी कि जो सहकर्मी है गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा, अब वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची। इसका मतलब 8:45 की अगर बात कर रहे हैं, सहकर्मी गोष्ठी में पहुंचने का समय जो है 8:45, लेकिन सहकर्मी गोष्ठी के निर्धारित समय से 40 मिनट देर पहुंचा। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या रहा होगा? जो हमारे पास गोष्ठी हुई है उसका अगर निर्धारित समय की बात करते हैं, ठीक है, निर्धारित समय की अगर बात करते हैं तो क्या रहा होगा? देखिए 8:45 में से, ठीक है, आप क्या कर दीजिए, जो 40 मिनट हैं, यानी कि जो एक तरह से ऐसे लिख देंगे, जो 40 हमारे पास मिनट हैं उन्हें आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 8 बजकर क्या बन जाएंगे? 8:05 AM, 8:05 एक्चुअल समय रहा होगा। 8:05 है वो एक्चुअल समय रहा होगा। सहकर्मी जो मतलब हमारे पास इसकी अगर, क्योंकि सहकर्मी गोष्ठी में निर्धारित समय 40 मिनट देर से पहुंचता है, तो गोष्ठी का निर्धारित समय 8:45 से हम 40 मिनट क्या कर देते हैं? माइनस कर देंगे, तो 8:05 एक्चुअल निर्धारित समय रहा होगा। क्लियर हुआ? फिर समझाते हैं। देखिए विद्यालय में गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची, इसका मतलब 8:15 पहुंच गई। ठीक है, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, तो इसका मतलब सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, तो सहकर्मी में आधा घंटे पहले पहुंची, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 30 मिनट में जोड़ दीजिए, 8:45 हो गया। अब सहकर्मी जो है वो कितना होता है एक्चुअल? 40 मिनट क्या है? 40 मिनट देरी से पहुंचा है, तो 8:45 में 40 मिनट घटा देंगे, तो एक्चुअल गोष्ठी का समय क्या हो गया? वो हो गया 8:05 का। कितना हो गया? 8:05 का एक्चुअल समय वो हमारे पास हो जाता है। क्वेश्चन जो है 31 जनवरी 2021 से लिए गए थे, और ये क्वेश्चन आपको मैथ्स पेपर 1 से हम करा रहे हैं, मैथ्स पेपर 1 से हम आपको करा रहे हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।
आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब है, चैनल है आपका। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ में और किसी एक बहुत अच्छे पेपर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।